शुभ प्रभात भैया बहनों। आज एसएसटी का पीरियड है, उसमें भूगोल का दूसरा पार्ट हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे इसका पीडीएफ मैं पहले भेज चुका हूँ और ये आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ा होगा। अब इसके बारे में समझाते हुए और समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि इस पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। जैसे हमारे शरीर का एक स्वरूप होता है, अलग अलग शरीर का अलग अलग स्वरूप होता है, वैसे ही हर देश का, हर क्षेत्र का अपना एक भौतिक स्वरूप होता है। जैसे हम अपने देश के बारे में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, अलग अलग तरह की आकृतियाँ उसमें दिखाई देती हैं। कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र, कहीं पर मैदानी भाग, कहीं पर मरुस्थल, कहीं पर बहुत अधिक पठारी भाग, और अगर हम बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में जाते हैं तो वहाँ पर द्वीप समूह। ये सभी भौतिक स्वरूप के अंतर्गत ही आते हैं। तो जैसे हमारे देश का भौतिक स्वरूप है, वैसे ही हर देश का अपना एक विशेष भौतिक स्वरूप होता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। हमारा देश जो है बहुत विशाल है। अगर हम लोग अखंड भारत के बारे में विचार करें तो आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत और भी बहुत सारे भाग, ये संपूर्ण क्षेत्र भारत में ही आते थे। लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां रहीं जिसके कारण से भारत से ये क्षेत्र अलग होते चले गए। फिर भी अगर हम देखें तो अपने इस विशाल देश का निर्माण कोई ऐसा नहीं कि कुछ समय की बात है। इसके निर्माण में एक बहुत लंबा कालखंड लगा है और इसको प्रभावित करने का काम इसके उच्चावचों ने किया है। इसके अतिरिक्त इसके निर्माण में या अन्य प्रक्रियाओं ने भी इसको प्रभावित किया है, जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। ये सभी प्रक्रियाओं ने भी इसके निर्माण को प्रभावित किया है। अपक्षय, अपर्दन या निक्षेपण क्या है, अब इस विषय पर हम लोग नहीं जाएंगे, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर भी एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे देश की भौतिक आकृति है, उसमें एक सिद्धांत कार्य करता है। इसमें थोड़ा सा फ़ोटो ठीक नहीं आया है, आप अगर इसको पुस्तक में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक सर्वमान्य सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। जैसे हम लोग अपने शरीर को देखते हैं तो ऊपर से तो सामान्यतः सारा शरीर एक जैसा लगता है, सभी का शरीर। लेकिन अगर जब शरीर की जब हम परतें हटाएंगे तो एक अलग अलग तरह की आकृतियाँ दिखाई देंगी। ठीक वही स्थिति पृथ्वी के अंदर की होती है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की प्लेटें पाई जाती हैं और उन प्लेटों के अंदर गति होती है, वो गतिशील प्लेटें हैं।
और उनकी जैसी गति होती है उस गति के हिसाब से शैलों में दबाव उत्पन्न होता है और उसके कारण से कभी कभी हम लोग देखते हैं जैसे कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ की भूकंप बहुत अधिक होता है, तो वहाँ पर इसकी गति तेज होती है और उसके कारण से ऐसा होता है। वलन, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी क्रियाएं आदि ये सब इन प्लेटों की गतियों के कारण ही होता है। थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग जान लें कि ये कौन कौन सी गतियां हैं इन प्लेटों की जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। नंबर 1 है अभिसारी परिसीमा, जिसको कहा जाता है। अभिसारी परिसीमा वो गति है पृथ्वी की जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, एक दूसरे की तरफ वो गति करती हैं। इसको हम अभिसारी परिसीमा गति कहते हैं। दूसरा है हमारा, दूसरे प्रकार की जो गति है वो अपसारी परिसीमा गति कहते हैं। उसके अंतर्गत दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, इसको हम अपसारी परिसीमा कहते हैं। और जो तीसरे प्रकार की गति है उसको हम रूपांतर परिसीमा कहते हैं। इसमें जो पृथ्वी की प्लेटें होती हैं वो ऊर्ध्वाधर गति करती हैं एक दूसरे के विपरीत स्थिति में। तो इस तरह से ये पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली प्लेटों की गतियाँ, उनका ये विवरण। आगे हम चलते हैं अगले पेज पर। तो उसमें देखिए मानचित्र दिखाया हुआ है और इस मानचित्र में पृथ्वी की अलग अलग प्लेटों को दर्शाया गया है। यूरेशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। इस तरह से ये प्लेटें हैं। और देखिए इसके जो इंडिकेशन है इसका, इसमें दिखाया गया है कि एरो के माध्यम से प्लेट की गति दिखाई गई है कि जिधर एरो है उधर प्लेट की गति मान के चलें आप, उधर वो गति कर रही है। अगला है विनाशकारी प्लेट सीमा, निर्माणकारी प्लेट सीमा और अनिश्चित प्लेट सीमा। इस तरह से ये इसका विवरण। आगे आता है गति के बारे में। हमने जान लिया कि इसकी 3 गतियाँ कौन कौन सी हैं। एक देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है कि आप जानते हैं, इसको भी पढ़ना ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि इसमें से भी कभी कभार जो है प्रश्न आ जाता है। क्या आप जानते हैं विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। तो जो हमारा सिद्धांत है, हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पहले पेज पर पढ़ा था, तो उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ, पहले इससे कौन कौन से क्षेत्र जुड़े हुए थे, कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। तो देखिए इसमें बताया है सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, आज का भारत नहीं, प्राचीन भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। यानी उस गोंडवाना लैंड में ये सारे क्षेत्र एक जगह थे, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए थे, कनेक्ट थे। लेकिन जैसे जैसे प्लेटों की गतियाँ होती रहीं, वैसे वैसे ये क्षेत्र अलग होते चले गए। फिर आगे दिया है कि संवहनीय धाराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। देखिए उसमें जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसके एरो को दिखाया हुआ है। इसके बाद क्या है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट
यूरेशियन प्लेट से टकराई। यूरेशियन प्लेट कौन सी है? ये देखिए, ये यूरेशियन प्लेट है, काफ़ी बड़ी। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये पूरा क्षेत्र। तो ये कह रहा है कि जो संवहनीय धाराओं के अंतर्गत ये जो यूरेशियन प्लेट थी उससे टकराई। कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनीत के अवसादी चट्टान वलित होकर, यानी दोनों प्लेटें जब टकराईं दोनों प्लेटें जब टकराईं तो कभी कभी आप देखते होंगे, अनुभव करते होंगे कि जब रबड़ को हम बीच में से दबाते हैं उसको दोनों उंगलियों के बीच में, हाथों के बीच में, तो वो ऊपर से उभार लेते हुए निकलती है मुड़कर। वही स्थिति यहाँ पर दिखाई है कि जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराईं, बिल्कुल आपस में आई, मिली, तो जो अवसादी चट्टान थी वो ऊपर से मुड़ते हुए, है ना, वो उभार निकलने लगा, हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित होगी। यानी वही चट्टान कितनी विशाल चट्टान होगी, अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस प्रकार से हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणामस्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ और हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसीलिए जो ये हिमालय है इसको एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में उभर कर सामने आया। और फिर हम देखते हैं, और इस तरह से भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदानी भाग, द्रोणी, तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां उभर करके सामने आईं। और इस तरह से भारत का, अपने देश का एक स्वरूप उभर करके सामने आया। अब इस स्वरूप को, भारतीय स्वरूप को, भारत की भूगोल को, है ना, इसकी आकृतियों को अध्ययन की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है, जिससे कि हम आसानी से इसको समझ सकें, इसका अध्ययन कर सकें। वो 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला, पहला भाग। दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान। और छठा है द्वीप समूह। ये हमारे देश को जानने के लिए इन 6 भागों का हमें अध्ययन करना अनिवार्य है, इसको करना ही पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके पहले भाग पर। हिमालय पर्वत, भारत का पहला भाग। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो हिमालय क्षेत्र है वो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, जिसको हम एक युवा स्थलाकृति भी कहते हैं। इसमें ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां, ये सभी कुछ पाया जाता है। इसके लिए हमें, इसको समझने के लिए मानचित्र का भी अध्ययन करना पड़ेगा। अगर मानचित्र हमारे सामने है तो हम इसको आसानी से इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, इस हिमालय पर्वत श्रृंखला को अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो 3 भागों में बटी हुई है। जो सबसे ऊपर की जो श्रृंखला है, ठीक है ना, जिसको कि हम
अगर इधर उत्तर से इधर फिर नेपाल होते हुए और इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएं तो सबसे ये ऊपर वाली जो लाइन है रेड कलर की दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं हिमाद्री। क्या कहते हैं? हिमाद्री। उसके नीचे वाली जो लाल रंग की लाइन दिखाई दे रही है आपको, यानी हिमाद्री के दक्षिण में, उसको हम कहते हैं हिमाचल। और उस हिमाचल के दक्षिण में जो श्रृंखला आती है या जो आपको मानचित्र में लाइन दिखाई दे रही है, उसको हम कहते हैं शिवालिक श्रेणी। तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण हिमालय को हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, इन 3 भागों में बांटा गया है। ये पूरी पर्वत श्रृंखला, तीनों ही पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा, ठीक है ना, ये पश्चिम से ये पूर्व दिशा की तरफ जाती हैं और सिंधु से लेकर, ये सिंधु से लेकर और कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई हम देखें 2400 किलोमीटर की लंबाई वाले क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और जैसा कि मानचित्र में हम देखते हैं, देखिए ये बिल्कुल एक अर्धवृत्त बन रहा है। ये मानचित्र में अर्धवृत्त है ना, हाफ हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं हम, यानी आधा बिल्कुल चंद्र बिंदु की तरह ये है। इसकी लंबाई अगर हम देखेंगे तो 2400 किलोमीटर के अंतर्गत ही आता है। इसकी चौड़ाई स्थान स्थान पर बदलती रहती है। कश्मीर में 400 किलोमीटर है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई जाकर केवल 150 किलोमीटर रह जाती है। जो इसका पश्चिमी भाग है उसकी अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक है। और जैसे कि पहले हमने इसका वितरण किया था कि उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। इन तीनों ही श्रृंखलाओं के बीच में बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। और जो हमारी हिमाद्री है, जिसको कि हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ये देखिए मानचित्र है। इस मानचित्र के बाद में, मानचित्र को तो हमें देखना ही होगा, तभी हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये जो हिमाद्री श्रृंखला है, ये एक सतत लगातार चलने वाली है, जिसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। और कुछ शिखर इससे भी अधिक ऊंचे हैं। ये देखिए, ये हमारे पर्वत शिखर दे रखे हैं हिमालय श्रेणी के, जिसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची 8848, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। उसके बाद कंचनजुंगा, फिर और सारी हैं, लेकिन सबसे पहली जो है माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा, जिसकी ऊंचाई जो है 8598 मीटर है। ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, हिमाद्री के अंतर्गत ही। इस क्षेत्र का जो भाग है वो क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। और ये जो हिमाद्री श्रृंखला है, मानचित्र हम अपने सामने रखें, ये जो हमारी हिमाद्री श्रृंखला है, ये वाली, ये पूरे वर्ष जो है बर्फ़ से ढकी रहती है। इस बर्फ़ से ढकी रहने के कारण ही इसमें विभिन्न प्रकार की बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता रहता है। और इसीलिए इस क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं, वो हमेशा ही उनमें जल का प्रवाह बना रहता है, और उनको हम सदा नीरा नदी के नाम से जानते हैं।
अब दूसरा है हिमाद्री के दक्षिण में, जैसे मैंने बताया था कि हिमाचल कहा जाता है या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ। इसकी ऊंचाई हिमाद्री की अपेक्षा कम है। हिमाद्री की जो ऊंचाई है वो 6000 या उससे अधिक है, और हिमालय की जो हिमाचल या निम्न हिमालय है उसकी ऊंचाई 3700 मीटर से और 4500 मीटर के बीच है। चौड़ाई जैसा कि हम लोगों ने देखा था, हिमाद्री की जो चौड़ाई है वो भी अलग अलग है। जैसे उसकी चौड़ाई जम्मू कश्मीर में तो 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। वैसे ही इस हिमाचल की जो चौड़ाई है वो औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। इस हिमाचल के अंतर्गत पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर, महाभारत श्रृंखलाएं ये प्रमुख श्रृंखला के अंतर्गत जानी जाती हैं। और अंतिम जो हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे बाहरी श्रृंखला हिमालय श्रेणी की, उसको हम देखिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये शिवालिक श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है, जो हिमालय के सबसे दक्षिण में सबसे बाहरी तरफ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में। इन श्रृंखलाओं का निर्माण कैसे हुआ? नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत ही 3 घाटी पाई जाती है, दून जिसको कहा जाता है, जिसको दून के नाम से जाना जाता है। हम लोग जानते भी होंगे देहरादून, ये तो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध स्थान है। इसके अलावा कोटली दून और पाटली दून, इस प्रकार से 3 दून घाटी यहाँ पर स्थित है इसके अंतर्गत। ये तो हुआ हमारा पश्चिम से पूर्व स्थित क्षेत्रों के आधार पर इस हिमालय श्रेणी का बंटवारा। अब इसको एक दूसरे आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है, नदी घाटियों के आधार पर। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि सतलुज नदी, ठीक है ना, सतलुज नदी एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से, सतलुज नदी और सिंधु नदी के बीच के क्षेत्र को। लेकिन पश्चिम से पूर्व की तरफ जब चलते हैं हम लोग, तो इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्षेत्र को, इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा, पंजाब हिमालय को। यानी पंजाब हिमालय का जो दूसरा नाम है वो कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी है। दूसरा है सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। काली तथा तिस्ता नदियां जो नेपाल क्षेत्र में आती हैं, तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो इस तरह से इस पश्चिम से पूर्व की तरफ नदी घाटी के आधार पर इस हिमालय का वर्गीकरण। पूर्वांचल में देखें हम लोग तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि कैलाश मानसरोवर से निकलती है, शांगपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है, और फिर पूर्वोत्तर में जाकर एक यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और इस तरह से एक दिहांग में महाखड्ड के बाद भारत में प्रवेश करती है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों
तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं भारत के, वहाँ से होकर गुजरती हैं, जो मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी शैल से बनी हैं। इसमें जो प्रमुख जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो इधर देख रहे हैं आप लोग। ये जो लाइन से खींची हुई है ये है अपनी पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। इसके अंतर्गत 3 ये हमारी प्रमुख पहाड़ियाँ भी हैं इस क्षेत्र में, जिसको कि बहुत ही प्रमुखता से जाना जाता है गारो, खासी, जयंतिया। इसको आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है हमारा भारत के स्वरूप का प्रथम भाग, जिसको कि हम कहते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा हमारा आता है उत्तर का मैदानी भाग। पुनः वही मानचित्र में देखें हम लोग कि हिमालय श्रेणी के दक्षिण में स्थित, ठीक है, और कर्क रेखा जो है उसके उत्तर में स्थित जो भूभाग है, जो नदियों द्वारा सिंचित है, विशाल भूभाग है, इसको हम उत्तर मैदानी भाग के नाम से जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है ये उत्तर का मैदानी भाग। इसमें देखिए इतनी सारी नदियाँ, चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, इन नदियों के द्वारा जो है प्रतिवर्ष नई मिट्टी लाई जाती है और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, और उसके कारण से बहुत अधिक ये क्षेत्र उर्वरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बहुत अच्छी फसल होती है। तो इस क्षेत्र को हम उत्तरी मैदानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जो 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से मिलकर बना है, जो प्रमुख हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके अतिरिक्त इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं जो इस क्षेत्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। और जब मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि जो उत्तर का मैदानी भाग है ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इसका जो विस्तार है इस क्षेत्र का, उत्तरी मैदानी भाग का, 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो 240 से 320 किलोमीटर। स्थान पर थोड़ा बहुत ये वेरी करता रहता है। उपजाऊ क्षेत्र है, जलवायु अनुकूल है, कृषि की दृष्टि से बहुत ही उत्पादक क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं हैं। इन कारणों से इस क्षेत्र में बहुत सघन जनसंख्या निवास करती है। जैसे हमने हिमालय का वर्गीकरण किया था, वैसे ही सामान्य रूप से 3 उपवर्गों में इस उत्तर के मैदानी भाग को विभाजित किया जाता है। देखिए इसमें दिया है, इसमें मैं आपको पैराग्राफ भी दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर इसका ये वर्णन आता है, कैसे इसका किया गया है। ये देखिए, इस 3 उपवर्गों को पढ़ने से पहले देखिए एक है, क्या आप जानते हैं दोआब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। अर्थात जब हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान में आता है कि वहाँ पर वो क्षेत्र जो है 5 नदियों द्वारा सिंचित है, इसलिए उसको पंजाब कहा जाता है। चलिए पुनः लौटते हैं हम लोग कि उत्तर के मैदानी भाग को मुख्य रूप से कितने भागों में किस तरह से बांटा गया है। उत्तर मैदानी के पश्चिम का जो भाग है उसको पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया है भारत के बंटवारे के बाद।
सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। देखिए उसमें मानचित्र में आते हैं हम लोग, क्योंकि बिना मानचित्र के समझ में नहीं आने वाला है हम लोगों के। तो ये फिर से आते हैं हम लोग, ये क्षेत्र जो पाकिस्तान में चला गया हमारा, इसमें सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, देखिए झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास, रावी, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इस तरह से ये इस मैदानी भाग का ये निर्माण करते हैं। अब आते हैं जो हम गंगा का मैदानी भाग। देखिए ये गंगा दिखाई दे रही है। गंगा का जो मैदानी भाग है उसका विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच का है। तीस्ता नदी इधर, यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। ये कोसी नदी दिखाई दे रही है, गंडक नदी, सोन नदी, घाघरा नदी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। इस तरह से गंगा के मैदानी भाग का निर्माण होता है। और पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे हम लोग तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इस मैदानी भाग का निर्माण किया जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की जीवन रेखा है, वो उसको सिंचित करती है। तो इस तरह से ये इस क्षेत्र का निर्माण, जो उत्तर का हमारा जो मैदानी भाग है, विशाल मैदानी भाग, ये मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा का बना हुआ है, जैसा कि पहले ही हम लोगों ने पढ़ा। इसमें यहाँ की जो भूमि है, वो मृदा है, वो जलोढ़ तो है, लेकिन उसमें भी उस जलोढ़ मृदा में दो तरह की मिट्टी आती है, जिसको कि हम भांगर और खादर कहते हैं। आइए देखते हैं कि भांगर क्या है और खादर क्या है। देखिए, वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। और भांगर क्षेत्र की जो मृदा होती है वो चूनेदार निक्षेप उसमें पाए जाते हैं, दरदरी होती है और पथरीली सी, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। इसको बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। और इस खादर का प्रत्येक वर्ष निर्माण होता है जब बाढ़ आती है, नई मिट्टी आती है, और इसलिए ये उपजाऊ होती है और इस क्षेत्र में अच्छी कृषि होती है, अच्छा उत्पादन होता है, अच्छी फसलों का उत्पादन होता है। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर का मैदानी भाग। अगला है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। पठार भी ऊंचे होते हैं, पर्वत भी ऊंचे होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक प्रमुख अंतर होता है दोनों में कि जो पर्वत का जो शिखर होता है वो नुकीला होता है और पठार का जो शिखर होता है वो मेज की आकृति लिए होता है। देखिए इसमें लिखा है प्रायद्वीपीय पठार में, ये प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टल, आग्नेय या रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठारी भाग। आइए फिर से हम लोग मैप पर चलते हैं, वहीं से हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए ये
जो हमारा कर्क रेखा है, यहाँ पर आपको ये मालवा का पठार दिखाई दे रहा है, इसके नीचे विंध्य श्रेणी, फिर उसके बाद नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ। यहाँ से हमें समझ में आएगा। पठार के दो मुख्य भाग हैं। पहले भाग को मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। ये जो मध्य उच्च भूमि है, ये नर्मदा नदी और उससे ऊपर ये जो मालवा का पठार दिया है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अर्थात ये जो हमारा ये अरावली श्रेणी दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर और ये विंध्य श्रेणी, पीछे मालवा पठार, ये पूरा क्षेत्र हमारा मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसमें पूरा ये राजस्थान का क्षेत्र भी आता है, मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा जो है दक्कन का पठारी भाग, ये एक त्रिभुजाकार भाग है। देखिए दक्कन का पठारी भाग दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो नर्मदा नदी के दक्षिण, ये जो नर्मदा नदी दिखाई दे रही है, ये विंध्य श्रेणी सतपुड़ा के बीच में, इसके दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित ये संपूर्ण जो भूभाग है, इसको हम दक्कन के पठारी भाग के नाम से जानते हैं। ये इसका दूसरा भाग है। यानी ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र यहाँ तक, ये पूरा एक, अगर हम इसको खींचेंगे तो ये ट्रायंगल का आकार लिए हुए है, त्रिभुज का। तो इस तरह से ये दक्कन का पठारी भाग है। इसके अंतर्गत कई पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। ये सतपुड़ा की श्रृंखला, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, फिर इसी में मैकाले की पहाड़ी, मैकाले श्रृंखला, कैमूर की पहाड़ी, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। जो दक्षिण का पठार है, ये पश्चिमी भाग में तो ऊंचा है, और पूर्वी क्षेत्र की तरफ इधर जैसे जैसे बढ़ते हैं, इसका जो ढाल है वो कम होता जाता है, जिसे मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये देख रहे हैं आप छोटा नागपुर का पठारी भाग, ये इसी के अंतर्गत आता है। ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ जो हमने इधर देखी थी, पश्चिम से गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। जो हमने मध्य उच्च भूमि पढ़ी थी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताने से रह गई, उसको देख लें हम लोग कि जो हमारा ये क्षेत्र है, इसमें जो प्रमुख नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। और इस मध्य उच्च भूमि का जो पठारी भाग का जो विस्तार है, वो बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये मालवा का पठार और ये छोटा नागपुर, ये पूरा क्षेत्र ये इसके अंतर्गत आता है। इसी में है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये देख रहे हैं आप कि ये जो अरब सागर से मिला हुआ क्षेत्र है, ये पूरा
ये अरब सागर है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है हमारा, ये तटीय जो पट्टी है ये पश्चिमी घाट कहलाती है। और इधर बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जो ये क्षेत्र है ये पूर्वी घाट कहलाता है। ये दोनों ही तट एक दूसरे के समानांतर हैं। दोनों में कुछ अंतर भी है। पश्चिम घाट जो है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जहाँ पर 900 से 1600 मीटर है, वहीं पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है औसत ऊंचाई वो 600 मीटर है। पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो देखिए, जो पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो महानदी घाटी से, ये देखिए महानदी दिखाई दे रही है जो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, और इसी नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो ये इस महानदी घाटी से चलकर और जब दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पर नीलगिरी है, यहाँ तक नीलगिरी तक, यानी महानदी घाटी के दक्षिण से नीलगिरी तक इसका विस्तार है। ये देख रहे हैं आप कि जो पूर्वी घाट है ये बहुत ही कटा फटा है, जबकि पश्चिमी घाट एक लाइन सी आ रही है, जबकि पूर्वी घाट काफ़ी मुड़ा तुड़ा सा है। इसका प्रमुख कारण है कि इस बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ इस पूर्वी घाट में आकर डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसलिए ये ऐसा होता है। पश्चिम घाट की जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। इस भाग में जो प्रमुख शिखर हैं, देखिए अनाईमुड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, डोडा बेटा, ये प्रमुख हैं। जबकि पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है महेंद्रगिरी शिखर। ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय और जावेरी की पहाड़ियाँ हैं। इस मानचित्र में नहीं दिखाया है, वो एक अलग से अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो नेट के थ्रू भी देख सकते हैं। जो उडगमंडलम है, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, और कोडाई कैनाल इसी क्षेत्र में आता है। पूर्वी घाट को देखिए, तो पूर्वी घाट को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है, हम जब देखते हैं तो ये देखिए लिखा है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, और ये है कोरोमंडल तट। यानी पूर्वी घाट को दो भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार। इसी तरह से पश्चिमी घाट को भी बांटा गया है। देखिए ये कोंकण, मुंबई और गोवा का क्षेत्र, फिर उसके बाद ये दक्षिण में मालाबार तट। इस तरह से इन दोनों तटों का विभाजन किया गया है अध्ययन की दृष्टि से। ये है हमारा तटीय क्षेत्र। अगला है हमारा भारत के स्वरूप का जो विभाजन किया गया है, उसका अगला पार्ट है हमारा भारतीय मरुस्थल। भारत के पश्चिम में ये जो पूरा जो राजस्थान वाला क्षेत्र है वो हमारा भारतीय महामरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जो पूरी तरह से बालू से ढका हुआ है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और शुष्क जलवायु है यहाँ की, वनस्पति बहुत कम है, आप जानते भी हैं। वर्षा ऋतु में बहुत कम ही सरिताएँ दिखाई देती हैं, खेती भी बहुत कम है। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वो लूनी नदी है,
कौन सी नदी? लूनी नदी इसमें नहीं दिखाया है। तो जो लूनी नदी है वो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। अलग से मैं मानचित्र दिखाऊंगा तो उसमें आप लोगों को उस लूनी नदी को दिखाऊंगा। और ये जो क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र में भारत पाकिस्तान की एक काफ़ी लंबी सीमा रेखा आती है, जहाँ पर कि हमें सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है। अगला आता है हमारा तटीय मैदान। वो हम लोगों ने पढ़ा ही है अभी। वही जो घाट जो पढ़े वो एक तरह से तटीय मैदान है। दोनों हमारे पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिम तट हमारा अरब सागर से लगा हुआ है और पूर्वी तट हमारा किससे लगा है? बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा ये पूर्वी घाट है दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सरकार कोरोमंडल। इसी तरह से जो पश्चिमी घाट है वो भी दो भाग, कोंकण और मालाबार तट। इस तरह से जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, जो पूर्वी घाट है, उसमें गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सभी बड़ी नदियाँ आकर मिलती हैं। जबकि केवल दो ही ऐसी नदी हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं भारत में, एक नर्मदा, दूसरी तापी, वो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। तो इस तरह से ये हमारा तटीय मैदान। अब अंतिम भाग है जो हमारा, वो है द्वीप समूह। भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। एक तो हमारा पड़ता है अरब सागर में, अरब सागर के अंतर्गत लक्षद्वीप, जो पूरी तरह से प्रवाल द्वीप से बना हुआ है, मूंगे से बना हुआ है। इसको देखिए, ये है, ये मूंगे से बना हुआ, ठीक है ना। केरल के मलाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप है, वो दिखाई देता है अरब सागर में और प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है। इसको पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इन तीनों का एक सामूहिक नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये पूरा क्षेत्र 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कवरत्ती जो है इसकी प्रशासनिक इकाई है, वहाँ पर मुख्यालय है। और इस तरह से ये हमारा पहला द्वीप, जिसको कि हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दूसरा द्वीप है हमारा। ये जो द्वीप आता है हमारा, एक बार फिर से हम लोग मैप पर चलते हैं। मानचित्र को देखते हैं। देखिए, ये है हमारा, ये क्या है हमारा? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में स्थित हमारा ये दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें पर्वत श्रेणियों के शिखर भी हैं और यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये द्वीप जो है विषुवत वृत्त के समीप है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, घने जंगलों से आच्छादित है। ये जो देख रहे हैं आप, जो सबसे लास्ट पॉइंट है 8 डिग्री उत्तर, उससे भी नीचे जाएंगे तो जो एक हमारा ये इंदिरा पॉइंट कहलाता था, ये सुनामी के पश्चात जो आपदा आई थी वो समुद्र में विलीन हो गया। तो ये हमारा सबसे अंतिम पॉइंट कहा जाता है भारत का, जो पाया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा द्वीप समूह, और इस तरह से ये हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसमें आप लोगों को अलग से गृह कार्य दिया जाएगा, उसको आप लोगों को करना है। फिलहाल इतना पढ़ने के बाद, समझने के बाद, आप लोग अधिकतम जितना शॉर्ट क्वेश्चन बना सकें वो बनाइएगा।
बाद में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भेजूंगा। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा आप लोग, ताकि मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। धन्यवाद।